हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं दृढ़ पिंडों की घूर्णन-गति रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। बच्चों, यहाँ पर इस चैप्टर की थ्योरी हम यहाँ देखेंगे। अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सभी चैप्टर के प्लेलिस्ट है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर पहली हेडिंग है बल आघूर्ण। बच्चों, बल आघूर्ण क्या होता है, इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? आइए इसकी परिभाषा हम देखते हैं। लिखते कैसे, पहले ये देखेंगे। टाउ टाउ बराबर होता है आर गुणे एफ। सबसे पहले आइए नाम देखते हैं। यहाँ पर नाम देखिए, इसके और इसके गुणनफल को ये कहते हैं। अगर हम इसका प्यार से नाम बताएं तो इसका नाम आप क्या लिखेंगे? इसका नाम तो बल आघूर्ण है बेटा। क्या है? बल आघूर्ण है, ठीक है। और आर का नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है कि घूर्णन अक्ष। इसका नाम है, बहुत बड़ा होगा, घूर्णन अक्ष, ठीक है। कौन सा अक्ष? घूर्णन। समझ गए बच्चों? घूर्णन होता है, बड़ा घू होता है। घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी इसका नाम होता है। इसका नाम क्या होता है बेटा? बल। क्या है? बल है। ये क्या है? ये बल है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे बेटा? आइए परिभाषा डायग्राम सहित हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। कि किसी बल द्वारा, ऐसे लिखेंगे, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल और आर का नाम बेटा ये है, ये आर का नाम है, ये लिख डालो। और घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण कहते हैं। फिर समझिए बेटा, किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उसके घूर्णन अक्ष के बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, ये क्या हो गया? इसकी परिभाषा हो गई। अब एक काम करेंगे बहुत ही ध्यान से। टाउ का मात्रक निकालो। टाउ का मात्रक देखिए, बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर भी होता है। समझिए कैसे? बल का न्यूटन और दूरी का मीटर, या तो इसे हम जूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसका मात्रक? या OR जूल भी लिख सकते हैं। और बीमा, टाउ का बीमा क्या होगा बच्चों? आइए बीमा देखते हैं, ठीक है। बच्चों, बल का बीमा होता है MLT-2 और दूरी जो है, दूरी की बीमा मीटर होता की बीमा L होती है। तो टोटल क्या हो जाएगा? ML²T-2। ये आ गया बीमा आपका बल आघूर्ण का, ठीक है बच्चों। अब जरा आइए इसको जरा थ्योरी के द्वारा हम समझते हैं। कि जैसे मान लीजिए 3 एक्सेस हैं। कितने एक्सेस है? 3 एक्सेस है। तो ये मेरा एक्स अक्ष हो गया, समझिएगा बच्चों। ये वाई अक्ष हो गया, ये जेड अक्ष हो गया। तो यहाँ पर क्या है? ये सेंटर है O। क्या बच्चों? O। अब यहाँ से, अब देखिए ये कौन सा ऊपर की तरफ लगेगा? बल आघूर्ण। क्या लगेगा? बल आघूर्ण। अब इसकी जो ये रेखा है, इसको अगर हम इधर की तरफ F बल लगाएं तो बेटा यहाँ पर बल लगाएं तो ये क्या है? R है। ये दूरी क्या है बेटा? यहाँ से दूरी है R। तो बेटा R वेक्टर अगर देखा जाए तो इसके ऊपर वेक्टर भी आप लगा सकते हैं। R वेक्टर ये दूरी है,
आर वेक्टर, ठीक है बच्चों, आर के ऊपर वेक्टर, ये दूरी क्या आर है। अब इसे आप किसी एंगल पे लगा रहे हैं, मान लो थीटा एंगल पे हमने फोर्स लगाया है, तो फिर ये घूमता है तो ये भी वेक्टर पे होगा, मतलब तीनों पे वेक्टर लगा है, तो फिर जब घूमेगा तो कौन सा बल इस पर कार्य करेगा बेटा, बल आघूर्ण। तो यही दिखाया गया बेटा, ये ओ है, ये आर है, ये एफ है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। बच्चों आगे कुछ हेडिंग देखते हैं, जैसे ऋण पिंड क्या होता है, ऋण पिंड ये होते क्या हैं। ठीक है, आइए बच्चों ऋण पिंड की रिजिड बॉडी जो होता है इसकी हम डिफिनेशन देखते हैं है क्या, ये कैसे लिखेंगे। तो बेटा इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, यदि यदि किसी पिंड यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने से, बाह्य बल लगाने से पिंड के कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन ना हो, समझिए, यदि किसी पिंड पर कोई बल लगा और उनके पिंड के कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन ना हो, तो ऐसे पिंड को क्या कहेंगे बच्चों, तो ऐसे पिंड को ऋण पिंड कहते हैं बच्चों, ऐसे कण को ऋण पिंड कहते हैं। तो बच्चों जैसे बेटा कोई भी ठोस पिंड हो, जैसे ठोस रबड़ और रबड़ जैसे जो तनने वाली चीज़, इनको छोड़ के ये सभी ठोस पदार्थ पत्थर लोहा आदि, ठीक बेटा, जैसे सभी ठोस पदार्थ, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, सभी जितने भी ठोस पदार्थ वो सब किस में आते हैं, वो सब ऋण पिंड में आते हैं। आइए अब आगे की कहानी देखते हैं। ऋण पिंड तो हो गया हमारा, उसके बाद आता बेटा घूर्णी गति क्या होती है, घूर्णी गति, ठीक है बेटा, घूर्णी गति बोलते हैं रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति। घूर्णी गति घूर्णन गति एक ही है बेटा, ठीक है। आइए इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः घूमता है तो इसके गति को घूर्णी गति या कोणीय गति कहते हैं। तो इसकी गति को घूर्णी गति या कोणीय गति कहते हैं, घूर्णी गति या कोणीय गति कहते हैं, या कोणीय गति कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे पंखा और लट्टू, इनकी आपने गति देखी होगी, तो इनकी गति को घूर्णी गति कहते हैं। ठीक बच्चों, वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है कोणीय त्वरण। क्या है बच्चों, कोणीय त्वरण। आइए बच्चों कोणीय त्वरण की परिभाषा देखते हैं, ये होता क्या है। इसकी परिभाषा आप ऐसे लिखिए बेटा, थोड़ा आसान तरीके से बताएंगे हम। इसकी परिभाषा आप लिखिए कि किसी पिंड के वेग परिवर्तन की दर को, क्या लिखेंगे बेटा, किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः, किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः
गुणन अक्ष के परितः, ठीक है, परितः कोणीय वेग परिवर्तन की दर को, परितः कोणीय वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे बच्चों इसका फॉर्मूला देख लीजिए। अल्फा इसका होगा डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या तो अल्फा बराबर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटे T2 माइनस T1, या T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, या डेल्टा टी भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो आप डी ओमेगा बटे डी टी भी लिख सकते हो, किसके? अल्फा इक्वल टू, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये 3 फॉर्मूले आप इसमें यूज कर सकते हो। इसके बाद हम बच्चों इसी में क्वेश्चन और भी है, उसको भी देख लीजिए। कोणीय वेग ये क्या होता है? ये ओमेगा होता है। ये क्या था बेटा? ये अल्फा था, ये ओमेगा। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे बच्चों? आइए देखते हैं। पूरा वही है, किसी पिंड के, देखिए फार्मूला इसका देखिएगा, यहाँ पर ओमेगा, यहाँ पर कोणीय वेग की जगह कोणीय विस्थापन कर दीजिएगा, बाकी पूरा वही है, ठीक है। तो लिखेंगे किसी पिंड, बच्चों इसमें के लगा दीजिए, किसी पिंड के, अब अच्छा लग रहा है ना। किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः, ठीक है, ठीक है बेटा, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। और ये क्या लिखा बेटा? दर। यह है दर, ठीक है बच्चों। अब इसके फॉर्मूले आप देख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या है? अब इससे ओमेगा बराबर डी थीटा बटे डी टी भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला ओमेगा बराबर θ2 माइनस θ1, या θ1 डिफरेंट का साइन होता है, ठीक है, बटे T2 माइनस T1 भी हो सकता है। या तो आप ओमेगा की बराबर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आइए यहाँ पर मात्रक देख लेते हैं। ओमेगा का मात्रक, वैसे ओमेगा का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक है। और अल्फ़ा का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके मात्रक होते हैं। अब इसके बीमा देखना चाहे तो आइए हम आपको यहाँ बीमा भी बता देते हैं थोड़ी सी जगह में, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओमेगा का विमीय सूत्र क्या होता है? वो होता है T-1, ठीक है। क्या होता है बच्चों? T-1। अब अल्फ़ा का विमीय सूत्र देख लो। अल्फ़ा का विमीय सूत्र क्या होता है? वो होता है T-2। रेडियन का कोई बीमा नहीं होता बेटा, टी का होता है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, इसमें टी स्क्वायर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें। बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में पढ़िए क्या कह रहा है। कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध बताना है, ठीक है बच्चों।
आइए चलिए बच्चों, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण के बीच में हमें संबंध बताना है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन के बीच में। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, जिनके जिनके बीच में संबंध निकालना उनका फार्मूला लिखिए। सबसे पहले क्या है, कोणीय त्वरण, तो आप लिखिए कोणीय त्वरण, आप उसका फार्मूला नोट कर लीजिए। तो क्या होगा बेटा इसका फार्मूला, आइए देखते हैं। अल्फ़ा बराबर डी ओमेगा बटे डी टी, समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। और दूसरा फार्मूला क्या होता है बच्चों, कोणीय त्वरण हो गया। अब रेखीय त्वरण लिखते हैं, रेखीय त्वरण, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फार्मूला अगर हम आपको बताएं तो होता है v बराबर, ठीक है त्वरण है ना, तो a बराबर यहाँ होगा a बराबर dv बटे dt होता है इसका समीकरण। इसको आप 2 मान लीजिए, a है। उसके बाद आप समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, तो अल्फ़ा बटे a बराबर डी ओमेगा बटे डी टी आएगा, बटे में डी वी बटे डी टी होगा। अब वहाँ पर देखिए डी टी से डी टी कट गया, क्या हो गया, कट गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से कि अल्फ़ा बटे ए बराबर डी ओमेगा बटे डी वी, यही तो बचेगा यार। ठीक है बच्चों, यही बचेगा ना। उसके बाद बच्चों एक फार्मूला होता है, हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं, फार्मूला होता है v बराबर आर ओमेगा। क्या होते हैं, v बराबर, दोनों तरफ अगर डेल्टा ले लें तो डेल्टा वी, आर तो कांस्टेंट है नहीं चेंज होगा, तो इसमें लग जाएगा डेल्टा ओमेगा। तो ये फार्मूला आप यूज करो, जहाँ जहाँ डेल्टा वी ये रखो। तो अल्फ़ा बटे ए बराबर डी ओमेगा, देखिए डेल्टा की जगह आप डी लो, क्योंकि इस सवाल में डी है, क्या है, डी है। तो जहाँ हमने डेल्टा लिया है आप वहाँ पर डी लीजिएगा, क्योंकि देखिए बटे में क्या है, डी है। तो आइए बच्चों, आर डी ओमेगा आएगा, भाई डी वी का मान रख दिया यहाँ पर, और डी ओमेगा कट गया, तो बचा कौन, अल्फ़ा बटे ए बराबर 1 बटे आर। आइए इसका क्रॉस गुणा करते हैं बच्चों, इसका इधर गुणा करेंगे, और अल्फ़ा आर बराबर ए, तो ए बराबर होगा आर अल्फ़ा। ये हो गया फार्मूला, या क्या है, संबंध बेटा, किसके किसके बीच में, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण। ये कोणीय त्वरण रेखीय, इसका नाम क्या है, रेखीय त्वरण, इसका नाम क्या है, कोणीय त्वरण। इनके बीच में हमें क्या बताना है, संबंध बताना बच्चों, क्या बताना है, संबंध। और ये तो हो गया बच्चों, ठीक है। अगर बच्चों इसका हम वेक्टर रूप लिखें, कौन सा रूप, वेक्टर स्वरूप में, स्वरूप में या वेक्टर रूप में, जैसा आपको सही लगे। तो उसमें ए वेक्टर बराबर अल्फ़ा क्रॉस आर वेक्टर, तो ये बेटा वेक्टर रूप में है, याद रखिएगा। आप इसको नोट कर लें वीडियो को रोक कर। चलिए बच्चों, घूर्णन गति के समीकरणों को हम लिखते हैं, उनका निगमन करते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन, घूर्णन गति के समीकरण। तो बेटा पहला समीकरण क्या होता है, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों दूसरा समीकरण क्या होता है, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर, ये होता है। और तीसरा क्या है, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। यह 3 फार्मूले बच्चों, इनके नाम क्या क्या है अभी हम आगे बताएंगे सबका नाम, या ये इस वीडियो में नाम ही देख लेते हैं। इसे बोलते हैं घूर्णन गति का प्रथम समीकरण। यह क्या है बेटा, यह है घूर्णन गति का प्रथम समीकरण। क्या है बेटा, प्रथम समीकरण। अभी हमें, अब ये है घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण, घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण। अब यह है बेटा घूर्णन गति का तृतीय समीकरण, ठीक है बच्चों। यह थी हम इनका नाम। बच्चों आइए सबका नाम देखते हैं। ओमेगा क्या है बेटा, अंतिम कोणीय वेग, इसका नाम है अंतिम कोणीय वेग, अंतिम कोणीय वेग, ठीक बेटा। ओमेगा नॉट क्या है,
प्रारंभिक कोणीय वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग इसका नाम है। ठीक है। और उसके बाद तीसरा नाम इसमें क्या है, अल्फा का कोणीय त्वरण जिसका नाम है कोणीय त्वरण। उसके बाद थीटा का क्या नाम है, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। ठीक है। और क्या हो गया, अल्फा हो गया, थीटा हो गया, टी सबको पता है समय होता है। क्या होता है, समय। ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट करें। फिर बच्चों हम आगे चलते हैं प्रूविंग की तरफ। चाहे तो आप गति का प्रथम समीकरण इसमें आइए देख लेते हैं। इसी में आइए गति का प्रथम समीकरण का निगमन देख लेते हैं। ठीक है। गुणन गति का, गुणन किसका, गुणन गति का प्रथम समीकरण, गुणन गति का प्रथम समीकरण का निगमन। क्या बेटा, समीकरण निगमन। चलिए बच्चों आइए हम यहाँ निगमन देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले बेटा आपको करना यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। सबसे पहले बेटा आपको कोणीय वेग का फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसका, कोणीय वेग का। क्या होता है, कोणीय त्वरण का याद करो। कोणीय त्वरण क्या है बेटा, कोणीय त्वरण का फॉर्मूला अल्फा बराबर डी ओमेगा बटे डी टी। ठीक बेटा, इसका क्रॉस गुणा कर दो। जब क्रॉस गुणा कर दोगे इधर आएगा अल्फा डी टी बराबर डी ओमेगा आएगा। दोनों ओर समाकलन लेने पर, दोनों ओर समाकलन लेने पर, समाकलन लेने पर, समाकलन लेने पर ले लो समाकलन बच्चों। तो अल्फा डी टी और डी ओमेगा अल्फा, तो ये बेटा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। अंदर आएगा क्या लिमिट इसका, देखिए एल डी टी बचेगा। शुरुआत में समय 0 होता, बाद में डी के साथ जो वो लगा देना, डी के साथ टी हो तो यहाँ टी लगा देना। अब ऐसे बेटा इसमें क्या लगाओगे, ये क्या है ओमेगा, तो शुरुआत में इसमें क्या लगोगे, वेग दो प्रकार का होता है। शुरुआत में जब समय 0 होगा तो वेग प्रारंभिक होगा, जब समय टी होगा तो वेग डी ओमेगा होगा। डी के साथ जो वही होगा, याद रखना। और उसके बाद क्या है, डी ओमेगा। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आइए आप ज़रा देखिए। डी हटेगा, समाकलन भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल टी हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है। या तो आप ऐसे मान सकते हो, 1 मान सकते हो, 1 का इंटीग्रेशन टी होता है। फॉर्मूला आप याद कर लो, ऐसे आएगा कि 1 का टी के सापेक्ष इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है। या तो जो बायोलॉजी वाले बच्चे जो मैथ के नहीं हैं, जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है, उसमें वो क्या करेंगे, डी हटाएंगे, समाकलन हटाएंगे, टी एक कम टी बचा, टी के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दो। ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी होगा, डी हटेगा, ओमेगा हटेगा, क्या डी हटेगा तो समाकलन हट जाएगा, बचेगा क्या, ओमेगा। ओमेगा के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देना, या तो फार्मूला लगा देना। क्या, कुछ नहीं, डी ओमेगा के सापेक्ष, देखिए बेटा 1 का टी के सापेक्ष ही होता है, तो 1 का डी ओमेगा के सापेक्ष ओमेगा होगा। अब भैया लिमिट अप्लाई करो, कैसे अप्लाई करोगे, एक बार टी की जगह पर टी रखोगे, फिर माइनस लगा के टी की जगह पर लोअर वाली, देखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बेटा ओमेगा की जगह अपर लिमिट रखोगे, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखोगे। अब इसका इसमें गुणा करोगे तो अल्फा टी आएगा। अब ये क्या है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है। इसको बेटा ओमेगा नॉट को इधर भेज दो। जब इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी बराबर ओमेगा। तो इससे हम लिख सकते हो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। तो बच्चों ये गुणन गति का प्रथम समीकरण है, ये अल्फ़ा है। देख लीजिए, मैच कर लीजिए। हो गया बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। इसके बाद हम दूसरी वीडियो में दूसरा और तीसरे समीकरण का निगमन देखेंगे। बच्चों दूसरे समीकरण का निगमन हम देखते हैं। ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे गुणन गति का द्वितीय समीकरण का निगमन। किसका बच्चों, द्वितीय समीकरण का निगमन। ठीक है। आइए बच्चों दूसरे समीकरण का निगमन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा बेटा, इसमें सबसे पहले बच्चों हम इसमें करेंगे कोणीय वेग का फॉर्मूला उठाएंगे। किसका, कोणीय वेग। क्या होता है बेटा कोणीय वेग, v बराबर डी ओमेगा बटे, ओहो कोणीय वेग ओमेगा होता है बेटा, ओमेगा बराबर डी थीटा बटे डी टी, यही तो होता है बेटा, ओमेगा बराबर डी थीटा। अब देखो डी टी किधर भेजो, डी टी बराबर डी थीटा।
बेटा जो हम पहले फार्मूला लिख रहे थे वो रेखीय वेग का था ना, ये कोणीय वेग का है। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, ओमेगा का मान रखोगे। ओमेगा का मान रखो, क्या ये ओमेगा का मान लिख दो, ओमेगा का मान रखने रख दो बेटा आप। तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी बराबर डी थीटा, यह आएगा बच्चों। अब एक काम करो, इसमें क्या करोगे, डी थीटा चाहे तुम पहले लिख दो, उसके बाद इसमें गुणा करो, ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। अब लिखो दोनों ओर समाकलन लेने पर, दोनों ओर क्या लेने पर बच्चों, समाकलन लेने पर, तो समाकलन डी ओमेगा। अब इसमें समाकलन लेंगे तो ये कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले लेंगे, डी के साथ लेना बेटा समाकलन, जहाँ जहाँ डी दिखे वहाँ ले लो, प्लस अल्फ़ा। और टी को बाहर नहीं लेंगे क्योंकि डी के साथ टी है ना, तो ये भी टी है, तो इसमें वो टी में अंदर ही लेना रहेगा, याद रखना। ठीक, जो डी से मैच हो जाए वही अंदर रखना, बाकी सबको बाहर में फेंक देना। अब लिमिट देखो बेटा, समय की लिमिट, शुरुआत में समय जीरो होता है, जब समय जीरो तो कोणीय विस्थापन भी जीरो होगा ना, डी थीटा भी जीरो होगा। बाद में समय क्या होगा, टी, और बाद में इधर थीटा क्या होगा, थीटा, और समय क्या होगा बाद में टी। ये लिमिट हमने अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आइए लिमिट अप्लाई करते हैं। डी हटेगा, ये हटेगा, तो थीटा बटेगा, थीटा के ऊपर क्या लिमिट लगाओगे, जीरो से थीटा, वरना वन का थीटा के सापेक्ष थीटा होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद ओमेगा नॉट बाहर ले लिया, कुछ नहीं बचेगा, डी हटेगा, ये हटेगा, बचेगा टी। टी की लिमिट जीरो से टी प्लस अल्फ़ा। अब इसमें क्या होगा, एक जोड़ेंगे तो स्क्वायर बटे दो, तो क्या होगा जीरो से टी। अब एक बार थीटा की जगह थीटा रखो बेटा, थीटा माइनस जीरो बराबर ओमेगा नॉट टी माइनस जीरो प्लस, अब एक काम करो, अल्फ़ा बाहर है, दो भी बाहर ले लो। अब टी की जगह टी रखेंगे तो टी स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद आइए हम यहाँ पर देखते हैं कहानी। ठीक है, इसके बाद की कहानी में यहाँ देखेंगे, तो ये घटाएंगे तो थीटा बराबर ओमेगा नॉट का इसमें गुणा करेंगे तो ओमेगा नॉट टी प्लस एक बटे दो हम अलग कर देंगे, अल्फ़ा एक बटे दो अल्फ़ा टी स्क्वायर, जीरो को छोड़ दो। तो बेटा ये क्या आ गया, ये जो हमारा आ गया गति का कौन सा समीकरण, दूसरा समीकरण आ गया। क्या आ गया बेटा, गति का दूसरा समीकरण। अब इसी के बाद आइए देख लेते हैं गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण कौन सी गति का बेटा, घूर्णन गति का। कौन सा बेटा, घूर्णन गति का तृतीय समीकरण। तो इसका निगमन कैसे करेंगे बेटा, इसमें सबसे पहले तीसरी हेडिंग है, ये क्या है, ये हमारी तीसरी हेडिंग या तीसरा प्रूविंग है। तो बच्चों आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों फार्मूला उठाना पड़ेगा। पहले हम उठाएंगे इसमें किसका, कोणीय त्वरण का। पहले आप उठाइए कोणीय त्वरण का। कोणीय त्वरण का फार्मूला होता है अल्फ़ा बराबर डी ओमेगा बटे डी टी, जिसे हम समीकरण एक मान लेंगे। और दूसरा उठाएंगे किसका, कोणीय वेग का। कोणीय वेग का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा बराबर डी थीटा बटे डी टी, समीकरण दो होगा। अब यहाँ क्या करेंगे बेटा, समीकरण एक में भाग देंगे दो का, एक में दो का भाग दो बच्चों, अल्फ़ा बटे ओमेगा डी ओमेगा बटे डी टी, उसके बाद डी थीटा बटे डी टी। इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो। तो आइए बच्चों इधर गुणा करते हैं हम, तो अल्फ़ा ओमेगा, ठीक है। अब ये नहीं कट जाएगा बेटा, इसको काटने गुणा करो फिर काटते हैं, डी ओमेगा बटे डी टी, भाई डी ओमेगा बटे डी टी, ये डी टी ऊपर पहुँच जाएगा बटे डी थीटा, भाई थीटा का बीच में होगा, डी थीटा टी से कट जाएगा। अब बेटा क्या बचा, अल्फ़ा ओमेगा बराबर डी ओमेगा बटे डी थीटा। अब क्रॉस गुणा कर दो, तो अल्फ़ा डी थीटा इधर आ जाएगा और ओमेगा डी ओमेगा इधर आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन लेने पर अल्फ़ा डी थीटा ओमेगा डी ओमेगा। तो लो बेटा लिमिट,
अब यहाँ पर क्या होगा, थीटा जीरो शुरुआत में, जब समय शुरुआत में प्रारंभिक वेग होगा तो दूरी जीरो होगी, बाद में जो डी के साथ है वो लगा देना। अब वेग देखो बेटा, शुरू में प्रारंभिक वेग होता है वही है वी नॉट, और डी के साथ क्या ओमेगा, तो ओमेगा केवल वेग ही वी नॉट होता, बाकी सब समय और थीटा दोनों प्रारंभ में क्या होते हैं बच्चों, शून्य होते हैं। अब बेटा कांस्टेंट बाहर है, यहाँ 1 बचेगा, 1 के डी के सापेक्ष समाकलन, थीटा के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, थीटा, जब डी हटेगा ये हट जाएगा, बचेगा थीटा, लिमिट अप्लाई कर देना 0 से थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये हटेगा तो ओमेगा, 2 ओमेगा होंगे तो ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा समाकलन का नियम है, जो पावर होता है उसमें एक जोड़ा, जितना पावर होता है उसी से भाग देते हैं, ओमेगा नॉट से ओमेगा, लिमिट अप्लाई कर दिया। याद रखना बेटा समाकलन में, अब देखिए इसमें एक फार्मूला भी लगता है, फार्मूला क्या होता है आइए हम आपको बता दें। तो फार्मूला इसमें ये है, अगर x का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये सूत्र है, क्या है भाई, डी हटेगा ये हटेगा तो एक्स स्क्वायर, और जो पावर होगा उसे भाग देते हैं। मान लो यहाँ स्क्वायर होता है, अगर मान लो यहाँ स्क्वायर होता तो एक जोड़ते इसमें 3 हो जाता भाई, और 3 से भाग दे देते, x³/3, जितना पावर उतना भाग, वही हमने 2 से भाग दे दिया है। अब हम लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। थीटा अप्लाई करेंगे -0 बराबर 1/2, लिमिट अब ओमेगा के रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, हम माइनस लगा के ओमेगा नॉट स्क्वायर, लिमिट अप्लाई कर दिया, 2 इधर आ जाएगा, 2 थीटा अल्फ़ा, भाई 2 अल्फ़ा थीटा होना चाहिए था, आगे पीछे होगा कोई बात नहीं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा नॉट इधर आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा बराबर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा यही है क्या समीकरण हमारा, ठीक है, ये क्या है, तृतीय समीकरण है। आप मैच कर लो थोड़ा, या तो अच्छा लिखना चाहो तो अच्छा ऐसे कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फ़ा थीटा। तो बच्चों ये क्या है, ये हमारी तीसरी निगमन आ चुका है। आप बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों अगला क्वेश्चन है, रैखिक तथा घूर्णन गतियों की तुलना कीजिए। बच्चों में तुलना बताना है, तो एक तरफ बच्चों इसमें हम क्या रखेंगे, रैखिक, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ हम लिखेंगे रैखिक गति, ठीक है, रैखिक या रेखीय गति या रैखिक गति, एक तरफ हेडिंग डालेंगे, और दूसरी तरफ डालेंगे कोणीय या घूर्णन गति, क्या डालेंगे, घूर्णन गति, ठीक है। अब इसी के नीचे हम कुछ पॉइंट बताने जा रहे हैं, आप ज़रा नोट करिए। पहला पॉइंट क्या होगा, देखिए रेखीय गति में जो रेखीय विस्थापन होता है, क्या होता है, रेखीय जो विस्थापन होता है उसे हम लोग थीटा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, रेखीय विस्थापन को एस से लिखते हैं बेटा, किससे लिखते हैं, एस से। रेखीय विस्थापन बेटा मेरा एस होता है, ठीक है, चलो। और जो हमारा कोणीय विस्थापन होता है, पहला ही पॉइंट है इसका, घूर्णन गति में जो हमारा कोणीय विस्थापन होता है वो थीटा होता है, याद रखना, यहाँ पर एस यहाँ पर थीटा, पहला। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, ये पहला था दोनों का। अब दूसरा पॉइंट इसका ये है, इसका रेखीय वेग क्या होता है, इसका रेखीय जो वेग होता है वो v होता है, क्या होता है, इसे v से लिखते हैं। अब इसमें जो दूसरा है वो क्या होता है, कोणीय वेग, कोणीय वेग यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ओमेगा होता है, क्या होता है, ओमेगा होता है। उसके बाद बेटा यहाँ पर रेखीय त्वरण क्या होता है, ठीक है। अब इसका तीसरा पॉइंट भी हम लोग देखेंगे, क्या है, रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण क्या होता है, ए होता है। तो बेटा इसमें तीसरा क्या होगा, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण क्या होता है बच्चों, ये होता है अल्फ़ा, ठीक है। और चौथा जो इसका कंपेयर हम करेंगे वो होता है द्रव्यमान, भाई रेखीय में द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान वो m में होता है, m से, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बेटा चौथे में काम करता है जड़त्व आघूर्ण का, द्रव्यमान ही जड़त्व आघूर्ण का वर्क यहाँ करता है, जड़त्व आघूर्ण जो I का काम करता है, किसका काम करता है, I का, द्रव्यमान का ही काम करता है, याद रखिएगा। उसके बाद बेटा हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है समझिए, जैसे हमें लिखना है यहाँ बल का फार्मूला, समझिएगा, बल का फार्मूला यहाँ पर क्या होगा,
तो F बराबर ma होगा। तो यहाँ पर बेटा पाँचवें में जो बल है समझिएगा, और यहाँ पर जो पाँचवा है समझिएगा मेरी बात, वो जड़त्व आघूर्ण होगा। यहाँ पर जड़त्व, यहाँ पर बच्चों बल आघूर्ण होगा। क्या होगा? बल आघूर्ण होगा, जिसका फार्मूला क्या होगा बेटा? बल को यहाँ पर बताया ना, टाउ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? टाउ से। और एम को किससे लिखते हैं? आई से। और ए को किससे लिखते हैं इसमें? अल्फ़ा से। तो ये फार्मूला होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या देखेंगे? 6 नंबर। जो 6 नंबर हमारा है, इसे हमें संवेग का फार्मूला लिखना। किसका? संवेग का। तो संवेग का P बराबर यहाँ पर होगा mb। क्या होगा? P बराबर mb। तो यहाँ पर बेटा कोणीय संवेग चलता है। देखो संवेग लिखो या रेखीय संवेग लिखो। यहाँ पर बेटा 6 नंबर में कोणीय संवेग चलता है। क्या चलता है? कोणीय संवेग। इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए P की जगह पर यहाँ पर J चलता है। J बराबर, और M की जगह पर क्या? I चलेगा। और अल्फ़ा V की जगह क्या चलेगा बेटा? V की जगह यहाँ ओमेगा चलता है। तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो कुल मिलाकर रेखीय संवेग को P से, कोणीय संवेग को J से, सेम फार्मूला है। ऐसे और भी फार्मूला अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। जैसे अभी S बराबर अगर हम बनाना चाहे या V बराबर, तो ऐसे V बराबर क्या होगा? अगर हम V बराबर लिखें यहाँ पर तो क्या होगा बताओ? V बराबर होगा ds बटे dt। इसमें ओमेगा बराबर रखेंगे तो d थीटा बटे dt हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ये का बराबर लिखेंगे तो इसमें भी कोई ना कोई फार्मूला होगा, जो हमने बताया था रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण का। तो फिलहाल इसके बाद देखिए गतिज ऊर्जा का अगर हम लिखें 7वां नंबर, किसका फार्मूला? गतिज ऊर्जा। क्या होगा बेटा इसमें? K बराबर 1/2 mv²। इसमें भी वही होता है, गुणन गतिज ऊर्जा। इसमें हो जाएगा क्या? गुणन गतिज ऊर्जा। इसमें भी वही होगा K बराबर, लेकिन 1/2 m का काम I करेगा, ओमेगा² भाई V का काम ओमेगा करेगा। ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर शक्ति का फार्मूला क्या होगा? किसका फार्मूला? शक्ति का। यहाँ पर शक्ति का जो फार्मूला होगा वो P बराबर होगा F × V, शक्ति का होता है। तो यहाँ पर बेटा वही फार्मूला क्या होगा? 8वां, गुणन शक्ति का। गुणन में गुणन शक्ति। तो इसमें फार्मूला क्या होगा? P बराबर बल का काम क्या करता है? टाउ, और V का काम क्या करता है? ओमेगा। तो ये फार्मूला होगा। ठीक है बच्चों, तो सेम फार्मूला है। उसके बाद ठीक है बच्चों, इतना वीडियो को रोक कर नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।